बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देखते हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। इसलिए सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को आज जुमे का दिन है, बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसके साथ साथ इज्तिमाई दुआ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। हमारा मुल्क जो है वो इस टाइम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तमाम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे मसाइलों में उलझे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर भी इकट्ठे होने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर ज़ुहैब बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप ज़ुहैब? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी अक्सर नूर, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ब्यूटिशियन हैं। और आज उनके साथ हम बात करने जा रहे हैं, हेयर पे बात करेंगे कि अपने बालों की हिफाजत कैसे करें। कैसी हैं आप? अक्सर ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ जो है, जिसमें आपको पता है कि मौसम जब भी चेंज होता है तो उसके साथ साथ हमारे बालों पर भी उसके इफेक्ट्स होते हैं। और जानेंगे कि बालों की हिफाजत कैसे करें। और साथ ही हम ज़ुहैब से जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड FBR के हवाले से बात होगी, टैक्स के हवाले से बात होगी, कस्टम के हवाले से बातें इनसे आज जानेंगे। और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि FBR की जानिब से जो टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख है और उस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जब भी साल का ये मंथ सितंबर आता है तो टैक्स गोशवारे जो हैं वो जमा करवाने की तारीख भी जो है वो करीब आ जाती है। इस बार FBR की जानिब से जो टैक्स गोशवारे जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो गुज़िश्ता साल क्योंकि सैलाबी सूरत हाल थी, सैलाबी कैफियत थी, तो जिसकी वजह से 3 से 4 दफ़ा जो है वो तारीख को आगे बढ़ाया गया था। तो टैक्स गोशवार जो गोशवार हैं, गुजार जो हैं, उनके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा है कि इस साल भी जो है वो महंगाई का एक आलम है हर तरफ, क्या इस साल भी जो है वो कोई तारीख बढ़ाई जा सकती है? तो इसके हवाले से भी हम आगे चल के अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन इस बार जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं FBR की जानिब से, और वो यही कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स चोर है, टैक्स चोरी करता है, वो टैक्स अदा नहीं करता। तो उस हवाले से भी जो है वो FBR ने बड़ा कंसर्न का इजहार किया और अपनी एक बड़ी पॉलिसीज़ को जो है वो स्ट्रिक्ट किया था। जहाँ तक सवाल की बात है तो 30 सितंबर जो है वो आखिरी तारीख है और मुमकिन तौर पर ज़राए के मुताबिक तारीख में जो है वो इजाफा भी जो है वो सामने आ सकता है टैक्स गोशवारों को। लेकिन टैक्स अदा करना हमारा कौमी फ़रीज़ा भी है और इसको कौमी फ़रीज़ा समझते हुए हम सबको जो है वो टैक्स अदा करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, बहुत ज़्यादा टैक्स भी लागू कर दिए गए हैं। उस हवाले से भी बताइएगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रही हैं, बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो उस हवाले से जो है क्या सिलसिला चल रहा है, लोगों का क्या रद्द अमल है? देखें, इस बार जो महंगाई का एक आलम है उससे ना सिर्फ गरीब मुतासिर हुआ है, इस महंगाई से जो है वो अमीर तबका भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। अगर हम फलों और सब्जियों से स्टार्ट करें तो अब एक अच्छी फल और एक अच्छा फ्रूट खरीदना भी जो है वो गरीब आदमी के लिए तो ख्वाब था ही था। अब अमीर आदमी के लिए भी जो है वो एक ख्वाब सा बन चुका है। एक रोज़ अगर हम कुछ चीज़ खरीद के जाते हैं, अगर केला सपोज करें कि 120 रुपये दर्जन है, तो अगले रोज़ वही केला आपको 200 रुपये दर्जन के हिसाब से मार्केट में फरोख्त। तो मनमानी कीमतें भी जो हैं वो चल रही हैं। फिर सैलाब की भी कंडीशन थी जिसकी वजह से मंडियों में सामान नहीं आ रहा था, मार्केट में दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर जो है वो उसको फरोख्त कर रहे थे, तो जिसकी वजह से लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। फिर अगर बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली के बिलों में तो हर घर का मसला हो गया कि जिसका अगर बिल 3000 आ रहा था, जिसका एक पंखा चल रहा था उसका बिल अगर 3000 आ रहा था, तो इस बार उसका बिल जो है वो 8000 आया। जिसका बिल अगर लेट्स सपोज कि कोई 20000 आ रहा था तो इस दफा उसका बिल कोई 50000 आया। तो ये बिलों का जो मसला है, तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती रही, धरने भी दिए, ताहाल भी जो है वो धरने जा रही हैं। तो इससे काफ़ी लोग जो है वो अफेक्ट हुए और लोगों का जो है वो जीना अब मुहाल हो चुका है। लोगों ने अब जो है वो अपने जो सेफ्टी है उसको मद्देनज़र रख रहे हैं। खाना जो है वो अगर कोई 3 टाइम खा लेता था तो अब वो 2 टाइम पे आ गए, जो 2 टाइम खा लेता था तो 1 टाइम आ गया। सर्वाइवल जो है
सर्वाइव करना। इंडस्ट्रीज की जहां तक बात की आपने, तो इंडस्ट्रीज भी जो है वो काफी मुतासिर हुई हैं। जो सनतकार हैं वो बेचारे काफी परेशान हैं, क्योंकि जो सनतें हैं, जो ताजिर होते हैं, वो हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं, मुल्क से पैसा बाहर लाते हैं, तजारती काम करते हैं, तो उससे भी जो है वो भी काफ़ी परेशान है। अब अगर हम पावर लूम की बात करें तो धागे की कीमत बढ़ी है, साथ में बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। उस वजह से जो मालकान हैं उन्होंने अपने जो पावर लूम है वो बंद कर लिया। अब एक पावर लूम में एक वक्त में कम से कम अंदाजा इस लगा लें कि 20 बंदा वहां पर काम करता है। एक पावर लूम बंद होने से 20 बंदों का कारोबार गया। 20 बंदों के कारोबार मतलब कि 20 खानदान का कारोबार खत्म, चूल्हे ठंडे पड़ गए। तो इसी लिहाज से कई हजार की तादाद में जो है वो पावर लूम में मौजूद है, जिसकी वजह से कारोबार ठप पड़े और बेरोजगारी का एक आलम है। लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़े और वो इस वक्त कश्मकश के आलम में है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो मजीद भी आपसे जानते हैं, सबसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आज हम बालों की हिफाजत पे बात कर लेते हैं कि जाहिर बात है जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसी तरीके से ये जो मौसम स्पेशली रहा, इसमें तो बाल बहुत ज़्यादा गिरते भी हैं, टूटते भी हैं। तो इसमें इस तरह का जब मौसम हो तो किस तरह बालों की हिफाजत की जाए? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आजकल हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाने पीने में भी नहीं। आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे मोटापे पे असर करता है, लेकिन हमारी सेहत पर, हमारे हेयर पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों से मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। इस लिहाज से आजकल मेरा यही राय है कि हम लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हों। और वैसे भी हेयर फॉल तो अब एक कॉमन बात है, जिससे पूछ लें वही कह रहा है मेरे हेयर फॉल है। अब इनकी गलती खुद की भी है। फॉर एग्जांपल हम लोग टीवी पे कोई ऐड देखते हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, हम लोग फ़ौरन वही यूज़ करने बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि हमारे बालों पर इफ़ेक्ट क्या करेगा, क्या इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेज हैं। हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं सोचते, बस हमने यूज़ करना है, किसके बाल बहुत अच्छे हैं हम भी यूज़ करेंगे, हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, हम लोग केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करते, जिस वजह से हमारे बाल फ्रीजी भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए, जिस वजह से हमारे बाल मतलब कि सही हो सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग सैलून्स में जाते हैं और उनको बताते हैं हमारा ये मसला है, ऐसा हो रहा है। हम लोग उनको बताते हैं कि भाई आप लोग ऑयलिंग करें, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, लेकिन वो करते नहीं हैं। आगे से किसी और सैलून में चले जाते हैं, फिर वो आगे उनको अलग मशवरा देते हैं कि आप ये करें, आप वो करें। लेकिन जो सही बात होती है वो उस बात पे बिल्कुल भी नहीं करते। अब रोज़ाना शैम्पू करती हैं लेकिन ऑयलिंग नहीं करती, जिस वजह से ये बाल टूटता है। रोज़ाना कंडीशनर से भी बाल टूटते हैं, लेकिन ये समझते नहीं हैं। बस ये है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं। अगर हम लोग अपनी खुद की केयर नहीं करेंगे कैसे हो सकता है? जाहिर होता है ना कि बालों की आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें बाल बड़े आपके, जाहिर सी बात है आपके बाल अच्छे होंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी उतनी ज़्यादा निखरेगी और अच्छी आएगी। लेकिन हम बालों के हवाले से बात करें, अच्छा ऑयलिंग वाकई अब ज़्यादा जिस तरह कॉलेज जाती हैं बच्चियां, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो उसका मोस्टली होता है कि ऑयलिंग करके तो नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है डेली का शैम्पू जो है वो भी बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। जैसे हमारी डेली की रूटीन है, हमें तो खुद भी होता है कि सुबह शैम्पू लाजमी ही करना है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अब और उसके साथ साथ बालों की वजह से डेली आप डेली ऑयलिंग कर सकते हैं। डेली ऑयलिंग कितना बालों को फ़ायदा देती है, या आप वीक में एक दफ़ा ऑयलिंग कर लें? करनी चाहिए। डेली ऑयलिंग के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोसेस यह है कि आप नहाने से 2 घंटे पहले यूज़ करें, क्योंकि जो सारी रात हम लोग ऑयलिंग करेंगे वो भी उतना फ़ायदा देगा और जो हम लोग 2 घंटे पहले यूज़ करेंगे वो भी उतना फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद हमें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अंडा दही वगैरह हो गया, या फिर विटामिन डी हो गया, ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है बालों के लिए। और हम लोग ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बालों के हवाले से हम देखें, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि डाई भी हो बाल आपका जो है। आजकल तो केराटिन ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे आ चुके हैं। रिबॉन्डिंग है तो अगर आपके बहुत ज़्यादा कर्ली है तो आप रिबॉन्डिंग की तरफ चले जाते हैं या केराटिन की तरफ चले जाते हैं। एक्सटेंसो बहुत ज़्यादा इस टाइम इन है, तो हम लोग आए दिन इस तरह के केमिकल भी बालों के ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। बहुत करते हैं। अब कुछ होते हैं जो केराटिन बिल्कुल भी सही नहीं करते।
अब कैरेटिन करते हैं ना, अब कुछ होते हैं जो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन वो क्लाइंट की अपनी गलती की वजह से वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। कैरेटिन लाइफ टाइम चलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग अगर उसकी केयर करें, आप लोगों को दोबारा कभी किसी केमिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कैरेटिन के बाद। बस बात यह है कि आप लोग अपनी बालों की केयर करें, रोज़ाना ऑयलिंग करें, सिर्फ नहाने से 2 घंटे पहले ऑयलिंग काफ़ी रहेगी। इसके बाद ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें, और खाने में भी हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ नहीं करते। वो तो जंक फूड हमारा है, हाँ। फास्ट फूड हो गया, हम लोगों की डाइट प्लान जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, ये जंक फूड जो है ना हमारे मोटापे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ना कि हमारी सेहतमंद की तरफ, ना ही हमारे बालों की तरफ। हम लोग बस ये कहते हैं कि हम लोग सही हो जाएं, ये कुछ भी है। बिल्कुल, जो जंक फूड जो है वो जाहिर सी बात है टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, और लेकिन ये है कि आप डेली भी नहीं खाना चाहिए। वीक में एक दिन चीट डे जो है उसमें तो आप खा ही सकते हैं, ऐसे ही है ना। जी। अच्छा जी, इससे मजीद भी बात करते हैं। आपसे जानेंगे कि इस टाइम जो हम कस्टम की बात कर लें, उसमें इंटेलिजेंस जो है मुल्तान के स्मगलर्स के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, कस्टम्स इंटेलिजेंस, बेसिकली इंटेलिजेंस का काम ही जो है वो मुल्क की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत करना, और बड़ी लिमिटेड और ख़ास कार्रवाइयाँ जो है वो करती है। अगर हम कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाइयों की बात करें तो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डीजी खान और फैसलाबाद में जो है वो कस्टम्स मुल्तान की जानिब से जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें स्मगल्ड फॉर्म्स, साथ साथ छालियाँ और रानी जूस और दीगर जो स्मगल्ड आइटम्स हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर जो है वो लेके जाया जा रहा था, तो उसके खिलाफ जो है वो पकड़ धकड़ कस्टम्स की जानिब से जो है वो की गई है। उसमें जो मालियत बताई गई है वो 1 अरब से ज़ायद मालियत के 2 माह के दौरान करते हैं। जो कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो 1 अरब से ज़ायद मालियत का जो सामान है वो कस्टम्स की जानिब से जो है वो पकड़ा गया। अगर हम 2 हफ्तों की बात करें तो 700 मिलियन की जो है वो सामान कस्टम्स इंटेलिजेंस ने जो है वो अपने कब्जे में लिया, और जाहिर सी बात है रेवेन्यू में पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला है उसमें एक अच्छा इजाफा है। और कस्टम्स जो है वो असल में स्मगलिंग की वजूहात क्या हैं, सबसे लोग पूछते हैं कि स्मगल होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसमें कुछ कस्टम्स के कुछ एहलकार भी मुलविस होते हैं जो कि एक रास्ता देते हैं, गुजरने का रास्ता देते हैं। उसमें जो है वो कुछ फ़ायदे हासिल करने के बाद जो है उसमें हासिल लेते हैं, तो उसमें कस्टम्स की जानिब से जो है वो कोई ख़ास अब एक नेटवर्क भी जो है वो बना दिया गया है सिविल उसमें, कि ताकि जो है वो उसमें। अच्छा, दूसरी सेकंड बात यह कि अब कस्टम्स की जानिब से नॉन कस्टम्स मेकअप को भी जो है वो किया जा रहा है। उसके साथ साथ करेंसी का भी सामान जो है उसको भी अब उन्होंने कब्जे में लिया, तो एयरपोर्ट पर भी जो है वो कस्टम्स की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सही हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ डॉलर की भी अगर हम बात करें, डॉलर अब जो है वो नीचे आ रहा है, उसकी वजह से जो है काफ़ी पहले एकदम डॉलर जो है वो ऊपर गया, और अब डॉलर जो है उसका आप जो मेरे 296 पे है। और इसके साथ साथ हम बात करें कि जो सनतकार हैं वो इस टाइम परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में डॉलर का बड़ा एक किरदार होता है। एक्सचेंज की अगर हम बात करें, एक्सचेंज मार्केट की भी बात करें, तो डॉलर की हमारी मईशत के साथ बड़ा चोली दामन का साथ है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो सनतकार परेशान हो जाता है, लेकिन ये है कि किसी पॉइंट पर जो है वो सनतकार को फायदा भी होता है। डॉलर की ऊपर और नीचे जो उड़ान होती है उससे जो है वो इंडस्ट्री डगमग का शिकार हो जाती है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जब भी लेती हूँ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है जी। तो इसमें यह है कि जब डॉलर स्टेबल नहीं होता तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रीज की, जो मामलात होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर हम पेट्रोल की बात करें, जो मौजूदा हालात है उससे काफ़ी इंडस्ट्रीज मुतासिर हुई। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन का जो फेयर्स हैं, जो किराए हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें, अब कल ही हम जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे थे, तो वो इसी बात का जो है वो रोना रो रहे थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो किराया भी बढ़ जाता है। देखिए, अब मुल्तान से अगर कोई चीज़ जो सामान है वो दूसरे शहर जाता है, तो अगर वो पहले अगर उस चीज़ का किराया अगर 12,000 ले रहा था, तो अब उस चीज़ का किराया वो 35,000 रुपये उससे चार्ज कर रहा है, ड्यू टू प्राइस हाइक की वजह से, पेट्रोलियम की प्राइस की वजह से। तो सनतकार खुद इस वक्त जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। एक तो उनके ऊपर टैक्स का बर्डन, सेकंड पे पेट्रोल की कीमत में इजाफा,
फिर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, फिर सैलाब की वजह से दरामद में इश्यूज हुआ था, फिर बॉर्डर्स की बंदिश हो गई थी। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी उनको भी मुश्किलात का सामना रहा है। अब डॉलर क्योंकि तंग कर रहा है उनको, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो डॉलर से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं। जो लोग जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं वो भी डॉलर्स में अपनी फीस अदा करते हैं। जो बाहर से पैसा भेजते हैं उनके लिए तो जब डॉलर बढ़ता है उनकी तो ईद हो जाती है, लेकिन जब वो फीसेस अदा करते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो यही कहा जा रहा है कि डॉलर अगर स्टेबल हो जाए, तो डॉलर स्टेबल कब होगा? जब हमारे मुल्क के सियासी हालात बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, मुआशी हालात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्टेबिलिटी होगी। देखें इलेक्शन कमीशन ने अब अनाउंस किया, इलेक्शन पॉसिबल है कि महंगाई इन्फ्लेशन कम हो सकती है। अच्छा जी, इसके साथ ही अक्सर जिस तरह हम बालों के लिए जो घर बैठी खवातीन हैं, अब जिस तरह महंगाई भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम देखें पार्लर में भी अब जाएं तो अब काफ़ी रेट्स जो हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से भी वो बढ़ चुके हैं। तो घर बैठे कोई इस तरह का आसान तरीका, कोई आसान टोटका जो घर बैठे वो आसानी से अपने बालों पे अप्लाई करें, कोई मास्क हो जाए, या ऑयलिंग में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसकी वजह से बाल आपके अच्छे हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं, तो ये क्या बताइएगा? सबसे पहले हमें विटामिन डी यूज़ करना चाहिए उसके लिए। फॉर एग्जांपल दही अंडा है, और वो प्याज का जो पानी है वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। अगर हम लोग ये यूज़ करते रहें तो इसके साथ हमारे बाल बड़े भी होंगे और हेयर फॉल भी कम होगा और शाइनिंग भी बहुत यूज़ होगी, मतलब कि हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें रोज़ाना ऑयलिंग करनी चाहिए, रोज़ाना शैम्पू, मतलब कि रोज़ाना शैम्पू तो होगा लेकिन रोज़ाना ऑयलिंग भी होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं करती, इनफैक्ट उनका वो बाल स्ट्रेट करके जाती हैं, या फिर जिसकी वजह से ना उनका बहुत मसला बन जाता है बालों का। तो वो अपनी, मेरा यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना सही लेकिन ऑयलिंग रोज़ाना करनी चाहिए, जिस वजह से बाल बिल्कुल सही हो सकते हैं। जिस ऑयलिंग करें, कोई जिस तरह मास्क आप घर में रेडी करके बालों पे अप्लाई कर सकते हैं है बड़ा। इसके लिए हमें मतलब कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम पालक यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद भिंडी का भी एक मास्क बनता है। इसी तरह भिंडी का? जी। अच्छा, वो कैसे होता है? भिंडी को हम लोग अच्छे तरीके से पहले कर लेंगे, मतलब कि फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें वो जो होगा उसकी वो लेस वगैरह होती है वो बिल्कुल निकल जाएगी, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोग ऑयल मिक्स करेंगे कोई भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो प्याज होता है उसको अच्छी तरह बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद उस प्याज को उसके अंदर मिक्स कर देंगे। सही। उसके बाद जो है उसको कुछ देर तक, मतलब कि तकरीबन 1 वीक तक ना हमें उसके अंदर रखना है धूप में। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको एज अ हेयर मास्क यूज कर सकते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, आमना है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, आमना है आप, क्या कहना चाहेंगी? सवाल पूछे। ना मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। बाल गिरते हैं? नाइन लंबे होते हैं बाल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ना ही लंबे हो रहे हैं बाल और गिरते भी बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। हाँ, तो ऑलरेडी ऑयलिंग करें बालों को और मास्क करें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो ऑर्गेनिक चीजें यूज करें। अच्छा, ऑर्गेनिक चीजों में मतलब क्या, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो ना, अच्छा, ताकि लोगों को पता भी चले। जी, फॉर एग्जांपल पालक है, फिर उसके बाद प्याज है, फिर मैंने अभी आपको भिंडी का एक मास्क बताया है वो भी यूज कर सकते हैं। ऑयलिंग तो मस्ट है। और फिर इसके बाद अंडा दही भी है, हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक हो जाएंगे। सही है। अच्छा, और इसके साथ साथ जाहिर सी बात है जिस तरह बालों की हिफाजत के लिए तो घर में तो अंडा, दही और इसकी जो खैर हमारी जो माएँ हैं वो भी बड़े इस्तेमाल कर रही हैं। अंडा हो गया, दही हो गया, इसका मास्क भी आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, मायनीज का बड़ा कहा जाता है कि मायनीज बालों के लिए बहुत अच्छा है, उसका मास्क कैसे लगाया जाता है बालों पे? मायनीज को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मायनीज के अंदर हम लोग जस्ट अंडा मिक्स कर सकते हैं। अंडा क्योंकि अंडे में आपको पता है कितनी ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मायनीज के अंदर जस्ट अंडा मिक्स करके लगाएंगे तो इसके साथ भी बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। सही। अच्छा, खाने में भी ये होता है कि आप अंडा अगर डेली का जो है वो लाजमी, हम वैसे ये बहुत ज्यादा मिथ है लोगों की कि गर्मियों में अंडे जो है वो नहीं खाने चाहिए, बल्कि अंडे का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, जिससे आपके नाश्ते में स्पेशल उनके लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फायदे तो बहुत ज्यादा हैं। अगर हम खाने पीने की अपनी डाइट को अच्छा कर लें
तो एक तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उसके साथ साथ आपके बाल भी जो है वो भी बड़े अच्छे रहेंगे, स्किन बड़ी अच्छी रहेगी। तो इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है टैक्स अदा ना करने वालों के खिलाफ जो है FBI ने क्रैकडाउन भी स्टार्ट कर दिया, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, FBI ने ना अब एक अपना इंटेलिजेंस, जिस तरह कस्टम इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, तो अब इंटेलिजेंस जो इनका विंग है उसको मजीद जो है वो अब शार्प कर दिया गया है। FBI की जानिब से काफ़ी तबादले वगैरह किए हैं, क्योंकि उसमें कुछ उनको शायद नज़र आ रहा था कि ये भी टैक्स जो चोरी कर रहे हैं उनके साथ जो है वो मुलविस हैं। तो उसको जो है वो अब उनको जो है वो चेंजिंग्स वगैरह किया, फील्डिंग अपने को चेंज किया है इंटेलिजेंस की जानिब से। तो अब एक नया तरीका भी जो है वो अपनाया गया कि अब जो टैक्स अदा नहीं कर रहे उनके खिलाफ डायरेक्ट FIRs जो है वो पुट की जा रही हैं और उनको जो है वो कोर्ट्स में जो है वो अदालतों में उनके केसेस फाइल किए जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क में, अपने इंटेलिजेंस विंग में चेंजिंग करने से और जो टैक्स अदा नहीं कर रहे उनके खिलाफ डायरेक्ट FIRs पुट करने से और उनको जब अदालतों में केसेस फाइल होंगे तो उससे देखें जो टैक्स अदा नहीं कर रहा होगा, टैक्स नादहिंदगान होगा, वो इससे जो है वो काफ़ी एक्टिव होगा। क्योंकि अदालतों के जो चक्कर हैं उससे जो है वो लोग डरते हैं और जब FIRs होंगे, ये मुकदमात में आएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी पर्सनैलिटी पर भी जो है वो अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो इस डर से टैक्स अदा भी लोग करेंगे जो चोरी कर रहे हैं। अब टैक्स चोरी कौन करता है वो सबके सामने, बड़े जो लोग हैं, ज़मींदार हैं, अपने उसके लिए टैक्स चोरी करते हैं। जो सियासतदान होते हैं, जिसने गाड़ी लेनी होती है वो अपने आप को एक टाइम के लिए जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद सारा साल जो है वो टैक्स अदा नहीं करते। तो अब ये स्टेप्स जो हैं वो FBI की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और इससे जो है उम्मीद है कि रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। जब ये टीम्स जो इंटेलिजेंस बेस्ड टीम में छापे मारेंगे तो अरबों और करोड़ों रुपए के जो रेवेन्यूज़ हैं वो कलेक्ट होंगे और उससे एक रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा और इससे जो है वो FBR को भी फ़ायदा होगा। ना सिर्फ FBR को फ़ायदा होगा, इससे जो है वो मुल्क की जो ज़र मुबादला है उसमें भी जो है वो इंक्रीमेंट होगा, उसमें भी इजाफा होगा। सही। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम बात कर लेंगे। इलेक्शंस की जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं कि जनवरी में जो है इलेक्शंस होंगे। क्या ख्याल है कि इस बार भी जो है वो इलेक्शंस उन्होंने जो तारीख दी है या महीना बताया है, इस पे इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ये सिर्फ हमारा या आपका सवाल नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर का सवाल है कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का ये जो है सवाल है कि क्या इलेक्शंस होंगे। अब मुल्क में जिस तरह पंजाब की अगर हम बात करें तो निगरान हुकूमत आई थी, मोहसिन नकवी साहब आए थे, उनका एक टेन्योर था। उसके बाद कुछ नागज़ीर वजूहात की वजह से जो है वो इलेक्शंस नहीं हुए। उसके बाद वफाकी हुकूमत के निगरान सेटअप आया। अब दोबारा से लोगों के ज़ुबानों पर सिर्फ एक सवाल है कि क्या इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जब शाम में जब टॉक शोज हो रहे होते हैं तो उसमें भी यही डिस्कस किया जा रहा होता है कि मुल्क में जो बढ़ती हुई एक महंगाई की एक लहर है, इन्फ्लेशन है, जिससे गरीब जो है वो मजीद गरीब होता जा रहा है। अच्छा, इस पर बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आयशा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी आयशा। मैंने आपसे पूछना था कि आप बता रही हैं हेयर के रिलेटेड। जी, सवाल पूछें। कि वो आप बता रही थी कि ट्रांसप्लांट का इलाज, तो आप बताएं कि क्या है इसका? क्या है? सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। ट्रांसप्लांट का इलाज मुझे नहीं समझ आई, सॉरी। आपको समझ आई है? क्या 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 कह रही हैं? आई थिंक क्या कह रही हैं? बालों से रिलेटेड ही कोई मास्क का पूछ रही हैं आई थिंक। बहुत शुक्रिया आयशा जी। बालों से रिलेटेड हम लोग अगर किसी ने बाल स्ट्रेट करने हैं उसके लिए भी हेयर मास्क है। सबसे पहले हम लोग मायोनीज यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद मायोनीज के बाद हम लोग एलोवेरा जेल के अंदर कॉर्न फ्लोर को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसके अंदर इवियन का कैप्सूल है, उसके ड्रॉप्स डालेंगे। फिर उसके बाद वो आलमंड तेल है, आलमंड ऑयल,
उसको मिक्स करके हम लोग अच्छी तरह बालों में लगा लेंगे। वो एज अ हेयर मास्क है, उसके साथ बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे और बालों के में प्रोटीन भी आ जाएगी। और आपको पता है वियोन का कैप्सूल बहुत अच्छा होता है, खाएं भी तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और लगाएं बालों के लिए यूज़ करें तो तब भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये हेयर मास्क, इसके साथ बाल स्ट्रेट भी होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे, और इसके साथ साथ बड़े भी होंगे, शाइनिंग भी होंगे। सही जी। हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी, जाहिर सी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी समझेंगे कि इलेक्शंस होने चाहिए, हम भी कहेंगे इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इलेक्शंस होना बल्कि नागुज़ीर हो चुके हैं। अब तो इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि तजिया जो निगार हैं उनकी जानिब से भी जो है वो ये डिस्कस किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो इस वक्त कंपल्सरी हो चुके हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एक आलम है, गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो उसी चक्की में जो है वो पिसता जा रहा है। तो इस वक्त क्योंकि निगरान सेटअप है, उसमें देखें पेट्रोल की कीमत में 200 कुछ रुपए था तो अब 300 कुछ रुपए हो चुका है, डीजल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब तो ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हम ट्रेन के सफ़र की बात करें तो पहले जो है वो एक आम आदमी की एक्सेस में था कि जो है वो ट्रेनों में सफ़र किया जा सकता था। जब पेट्रोल बढ़ता है तो कभी 10% उसमें किराया बढ़ जाता है, कभी 5% बढ़ जाता है। तो यानी कि वो भी अब इस तरह हो गया कि वो उसकी जो कीमतें वो भी जहाज़ों के बराबर होने जा रही हैं। अगर हम बस की बात करें, एक अच्छी अगर रिलायबल सफ़र की बात करें तो वो भी अब मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई आसान है, वो भी मुश्किल होगी। अगर आप मुल्तान से लाहौर जाते हैं तो उसके लिए अगर अच्छी बस को हायर करते हैं तो वो कम से कम भी जो है वो आपका जो फेयर है वो 5 से 6 हज़ार रुपये उसको जाके मीट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अनिला है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने ना अपने बाल करवाए थे रिबाउंडिंग। अच्छा। तो उसके बाद मेरे बाल बहुत गिरने लग गए, तो क्या आप बता सकती हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट है, या अगर आपको कोई पार्लर वगैरह हो तो उसका कोई एड्रेस बता दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि अगर हम लोग प्याज और अदरक के पानी को मिक्स करके लगाएं, प्याज और अदरक के पानी को मिक्स करके लगाएं, वो भी एज अ हेयर मास्क यूज होगा। अच्छा। इसके साथ भी बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, हेयर फॉलिंग भी बंद हो जाएगी, और इसके साथ बाल बड़े भी होंगे और शाइनिंग भी होंगे। लेकिन जिनके लिए स्ट्रेट का है, वो जो कहते हैं कि हमारे साल में स्ट्रेट भी हो, तो उनके लिए यही है कि साल में मायोनीज भी यूज करें। नहीं, अभी जिस तरह वो कह रही हैं कि मैंने रिबॉन्डिंग करवाई, तो रिबॉन्डिंग से जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा केमिकल यूज होते हैं और बाल बहुत ज्यादा आपके गिरते भी हैं। आप स्ट्रेट तो चाह रहे होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है रिबॉन्डिंग जो है वो आपके बालों को डैमेज भी करती है। तो वो इस हवाले से वो पूछना चाह रही हैं कि मैं उसके बाद जो है, जो मेरे बालों का अब हाल है वो ये है कि बाल गिर रहे हैं शदीद, तो अभी क्या करना चाहिए उनको? अभी यही है कि उनको इस वक्त उसके लिए यही बेटर है कि वो पानी और अदरक के प्याज को मिक्स करके यूज करें। ठीक है। अच्छा, समटाइम होता है ना प्याज के पानी की अपनी एक स्मेल होती है। अच्छा, कुछ इस वजह से भी नहीं होता कि अच्छा कैसे लगाएं तो आगे 2-3 दिन तक आपके बालों में से उसकी स्मेल नहीं जाएगी, तो वो क्या करना चाहिए? ज़्यादा ना सी, बस आप 2 घंटे के लिए यूज़ कर लें। उसके बाद हम लोग जब भी बाल वॉश करने चाहिए ना, हम लोग पहले शैम्पू करते हैं फिर बाद में कंडीशनर करते हैं। नहीं, हम लोगों को शैम्पू और कंडीशनर मिक्स करके यूज़ करना चाहिए। अच्छा। इसके साथ बाल नहीं इतना गिरता, ना इतना टूटता है। ठीक हो गया। हम लोग अक्सर यही करते हैं, मोस्टली तो यही होता है ना, आप शैम्पू करते हैं देन कंडीशनर करते हैं, ताकि आपके अगर फ्रीजी बाल हैं, अगर आपके बाल इसके ज्यादा। साथ आप लोग नोट कीजिएगा कि अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो फिर उससे ज़्यादा और ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। बट अगर हम लोग शैम्पू और कंडीशनर को मिक्स करके यूज़ करेंगे, उसके साथ बाल इतना फ्रीजी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे रिबॉन्डिंग हो गई, कैराटिन हो गई और उसके बाद एक्सटेंसो है। इन तीनों में क्या फर्क है? रिबॉन्डिंग के साथ भी आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, अगर आप कैराटिन करवा रहे हैं देन भी आपके बाल स्ट्रेट हैं, उसमें भी आयरन यूज होता है। हालांकि ये ट्रीटमेंट है कि बालों को अगर प्रोटीन चाहिए, आप बालों के लिए आप अच्छे बाल, हेल्दी बाल चाह रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे केमिकल्स के ऊपर सूट करता है। केमिकल्स कोई अच्छे वाले होते हैं, कोई सबसे हाई लेवल पर होते हैं, कोई सबसे लो लेवल पर होते हैं। और आजकल जितनी आपको पता है महंगाई है, वो सब लोग कहते हैं कि हमें सबसे लो लेवल वाला चाहिए। तो इसके अंदर हमारा केमिकल्स में भी मसला होता है। और देन ये भी है कि ना रिबाउंडिंग होती है, हमारे रिबाउंडिंग में सिर्फ एक क्रीम लगती है रिबाउंडिंग में, जबकि जो वो होती है कैरेटिन, उसमें 2 क्रीम्स यूज़ होती हैं। उससे पहले हम लोग वो बालों को अच्छी तरह वॉश भी करते हैं। और कैरेटिन में सबसे पहले स्टेप रिबाउंडिंग होता है, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजर होता है, जबकि रिबाउंडिंग में जस्ट एक रिबाउंडिंग होती है, जिस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कैरेटिन में और रिबाउंडिंग में। ठीक हो गया।
चलिए जी, ज़ुहैब से बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि हर किसी की जुबान पर यही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द जल्द कंडक्ट होने चाहिए। तो कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो है वो तारीख बिल आखिर अनाउंस जो है वो कर दी गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इस अनाउंसमेंट के बाद ही जो है वो हर चेहरे पर जो है वो खुशी तो आ चुकी है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज पे। अगर मैं कहूँ कि स्पेशली पीपल्स पार्टी के, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो जब रिसेंटली मुल्तान आए थे तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इलेक्शन की बात कर रही है और कोई और दीगर पार्टी जो है वो इलेक्शन की बात नहीं कर रही। तो इस इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद जो है वो सियासी डरों पर भी जो है वो अब दोबारा से रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। वोटर्स को इकट्ठा करने का जो सिलसिला है, लिस्टें बनाने का जो सिलसिला है, वो दोबारा से शुरू हो चुका है। अब जो एक इलेक्शन की गहमा गहमी है वो अब दोबारा से जो है वो अब शुरू होने जा रही है। जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज दोबारा से हुआ। हर जो पार्टी लीडर है MNA का या MPA का जो उम्मीदवार है वो मोबिलाइज करेगा, घर घर और डोर टू डोर जो है वो अपनी कैंपेन का आगाज करेगा। तो एक बड़ी दिलचस्प और दोबारा से जो है वो एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सियासी डेरे दोबारा से आबाद होने जा रहे हैं। लोग जो है वो अपना एजेंडा लोगों को बताएंगे उम्मीदवार। तो जाहिर सी बात है इस बार लोगों को गमो गुस्सा भी बहुत है। कोई अनहोनी वाकया भी हो सकता है जो हमने माजी के इलेक्शंस में भी होते देखा है। जो उम्मीदवार अवामी जो अपने आप को कहते थे एक बार जाते थे तो दोबारा नहीं जाते थे, तो इस बार उनको शायद कुछ सरप्राइज मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है मैडम, आप ठीक हैं? ज़ुहैब बुखारी साहब से बात कर रही थी। जी बात करें आप। जी ज़ुहैब साहब, सबसे पहले तो आपको रोही में वापस आने पर मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफर अच्छा चलेगा। और मेरे 2-3 सवालात थे कि कस्टम इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ तो बहुत करती है, लेकिन बिहारी चौक पर कस्टम का एक बड़ा नॉन कस्टम पेड सामान वहाँ पड़ा रहता है रात के औकात में, तो वहाँ पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? और दूसरा मेरा जो सवाल था कि हालिया बिलावल भुट्टो ने मुल्तान का दौरा किया है, आप पीपल्स पार्टी पर गहरी नजर रखते हैं, तो इसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? बिलावल भुट्टो को किसी बड़ी शख्सियत ने शमूलियत इख्तियार नहीं की? और मेरा जो तीसरा जो सवाल था जो मैडम है उनसे कि नॉर्मल रूटीन में हम बालों के अंदर शैम्पू यूज करते हैं, तो इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, तो क्या हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? थैंक यू। बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल आप इकट्ठे करके बैठे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और आपकी नए ख्वाहिशात का। पहला जो आपका सवाल था कि कस्टम्स का बिहाड़ी चौक पर बिल्कुल है, मौजूद है और कस्टम्स को भी इस चीज़ का पता है, क्योंकि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने ये बात की थी कि उस पर अहलकार जो है वो मुलविस होते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आम लोगों को इन चीज़ों का पता है तो कस्टम जो है वो कितना उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा होगा। तो मुल्तान का एक मरकजी जगह है जहाँ से कस्टम्स का जो सामान है, जिसमें आईफोन्स हैं, छालियाँ हैं, रानी जूस है और दीगर जो कस्टम्स का सामान है, उसी रास्ते के ज़रिए जो है वो वहाँ से जाता है। तो लिहाजा इस पर हम जो है वो कस्टम इंटेलिजेंस से पूछेंगे भी सही कि इस ड्रग पर जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो सेकंड, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्तान में आए थे। ब्रेक थ्रू की जहाँ तक बात की, ब्रेक थ्रू तो लाहौर में मुलाकातें जो चल रही हैं वहाँ हुई, लेकिन मुल्तान में कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। कोई किसी बड़े रहनुमा की जानिब से जो है वो पीपल्स पार्टी में शिरकत नहीं अख्तियार की गई। लिहाजा आसिफ जरदारी साहब लाहौर में एक्टिव हैं और क्योंकि अब इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो उम्मीद है कि अब उखाड़ पिछाड़ का जो सिलसिला है, मुफाहमत के बादशाह हैं आसिफ जरदारी साहब, तो उम्मीद है, पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ उखाड़ पिछाड़ का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, मजीद भी जानते हैं नाज़रीन, अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मजर हमारे साथ मौजूद है। नादिर से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, अगर मुल्तान के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान का मौसम जो है अलग सुबह से ही अब्र आलूद है पड़ा।
जहां गर्मी की शिद्दत खत्म हो चुकी थी, आज फिर से जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार है और हब्स भी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले जो 24 घंटे हैं उनमें भी मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो तो वो बदतरीन हाल सूरत में 163 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है, और मुल्तान जो है पाकिस्तान के अलूदा-तीन शहरों में आज भी दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने यह भी पेशेन को जाहिर की है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में जहां एक तरफ गर्मी की लहर है, वहां पर हो सकता है कि शुमाल मगरबी जुनूब की तरफ से ठंडी हवाओं का सिलसिला भी मुल्तान में दाखिल होगा, जिससे जो गर्मी की लहर है उसमें कमी वाक़ई होगी, और साथ ही साथ जो है थोड़ा सर्दी की भी जो है लहर इसमें आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से मुल्तान का मौसम एतवार और हफ्ते की सुबह से ही जो है ठंडा और खुशगवार होना शुरू हो जाएगा। चूँकि मुल्तान में गुज़श्ता चंद दिनों से शदीद शिद्दत और गर्मी और हबस की जो है वो लहर देखने में पड़ रही थी, उसके साथ साथ आज सुबह से ये भी देखा गया है कि कुछ ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। जहां एक तरफ सूरज आबो ताप से चमक रहा है, वहां दूसरी तरफ हल्की हल्की और ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हो सकता है आज शाम ईशा के बाद या रात सुबह 1 बजे तक हो सकता है कि हल्की फुल्की कहीं ना कहीं बारिश भी हो, और इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में हो सकता है ये दर्जा हरारत जो है इसकी शिद्दत में कमी वाक़ई होगी और मौसम जो है फिर से सुहाना होना शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नादिर बसर आपका। अच्छा जी, और इसके साथ ही जो इस मौसम बहुत बुरी बात है। अच्छा, कॉलर थे हमारे साथ, वो ये कह रहे थे कि डेली जो शैम्पू करने से बाल जो है वो उससे क्या नुकसान हैं। हालांकि हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने शो नहीं देखा, तो इस हवाले से बताइएगा। और डेली शैम्पू यूज़ करने से हम लोग सिर्फ डेली शैम्पू यूज़ करते हैं, उसके लिए ना कोई हेयर मास्क इससे पहले यूज़ करते हैं, ना ऑयलिंग करते हैं, बस जस्ट शैम्पू यूज़ करते हैं, उसके बाद कंडीशनर यूज़ करने लग जाते हैं, फिर जिससे ये होता है कि हेयर फॉल मसला हो जाता है, बाल फ्रीजी हो जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो मर्द हजरात होते हैं वो कंडीशनर की तरफ जाते भी नहीं है, तो खैर हमारे काफी फीमेल का होता है कि शैम्पू भी करना है, कंडीशनर भी करना है, मास्क भी लगाना है बालों पे, तो बालों की केयर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लंबे बाल तो जाहिर बात है लड़कियों को ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, साहब हमारे साथ रही, ज़ोहेब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। जाहिद बिलाल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान से हैं और साथ साथ मेंबर हैं जी जिला अमन कमेटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद सुहेल रजा कादरी साहब, नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज हम बात करेंगे मिलादुन नबी के हवाले से। यहाँ पर मुल्तान के हवाले से जो इंतजामात किए जाते हैं, यहाँ से जो जुलूस बरामद होते हैं, किस तरह लोग जो है वो जोश व खरोश से हिस्सा भी लेते हैं और इसको मनाते भी हैं, इस हवाले से इनसे बात होगी कि इस टाइम जो है इंतजामिया क्या काम कर रही है, इनकी अपनी क्या एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले तो मिलादुन नबी के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह मनाया जाता है ये महीना, वैसे ही तमाम लोगों के घरों में भी मिलाद हो रहे होते हैं। और फिर जो स्पेशली 12 रबीउल अव्वल को तो यहाँ पर जो है जिस तरह जुलूस निकाले जाते हैं और जिस तरह लोग इसमें अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, उस हवाले से बताइएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका और आपके चैनल का, रोही का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिलाद के हवाले से हमें बुलाया और हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए मौका दिया। गुजारिश ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना आज 5 रबीउल अव्वल है। जब हजूर सरवर कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, हम एक लफ्ज़ कहते हैं कि वजह वजूद कायनात, ये कायनात बनी ही आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा 2-3 मिसरों में कि अल्लाह ने जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे।
तो फिर इस दुनिया को सजाकर और फिर ये आपको तशरीफ लाए और उसके बाद आपका 40 साल के बाद नबूवत का दावा, इस बात से एक बात साबित होती है, ये कायनात, ये तमाम जहान जो कि मौरखीन कहते हैं कि 18,000 जहान है, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बे करीम ने उस नबी मोहतशम के लिए सजाई और ताकि उनकी अजमत को बयान कर सकें, उनको फिर ऐलान नबूवत कराया। अब इतनी अजीम हस्ती की आमद का दिन हो तो उसके शाया निशान मनाया जाना चाहिए, और हमारे लिए ये सबसे बड़ी नेमत है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, उनके लिए खुशियां मनाओ। आपका साहिब ईमान होना ये आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है, और वो हम अपने नबी मोहतशम का कलमा पढ़ने से ही साहिब ईमान होते हैं। ठीक है जी। इस हवाले से मुल्तान एक खास अहमियत रखता है। मुल्तान मजहबी तकरीबात के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक खास अहमियत का हामिल है। बल्कि ये जो जनूबी पंजाब का इलाका है, इस इलाके के अंदर अगर जलूस लिखें ताजिए का तो सबसे पहला ताजिया मुल्तान में बना। अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलूस को देखें तो सबसे पहले मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलूस में मुल्तान से बना। मुल्तान की एक खास अहमियत है। मुल्तान में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सैकड़ों नहीं हजारों जलूस रबीउल अव्वल के दिन होते हैं, और यह सिलसिला यकम रबीउल अव्वल से शुरू हो जाता है, और यहाँ पर गली और मोहल्ले मोहल्ले में जलूस होते हैं। यहाँ मुल्तान का इस खित्ते का सबसे पुराना जलूस भी मौजूद है, और इस खित्ते का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा जलूस भी यहाँ मौजूद है, और सबसे इनफरादियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ जी। तो यहाँ पर इस हवाले से मैं, अगर आप इजाज़त देंगी तो बहुत सारी तफसीलात हैं जो मैं आपसे अर्ज करूँगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह हम मिलाद के हवाले से इंतजामात किए जाते हैं यहाँ पर, उस हवाले से भी बताइए कि क्या क्या इंतजामात हो रहे हैं। जी, पहले तो मैं ये अर्ज कर दूँ कि मेरा जो इदारा है मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान, उसके प्लेटफॉर्म से इस साल 41 जलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं, जो यकम रबीउल अव्वल से और 12 रबीउल अव्वल तक हैं। ठीक है। हमारा ये जो है एक इत्तेहाद है तंजीमात का, जिसमें 37 ऐसी जमातें जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, वो इसका हिस्सा हैं। और ये वाहिद इदारा है जो हमारा के रजिस्टर्ड है, जो इस हवाले से, यानी कि मिलादुन नबी के हवाले से मिलाद मनाने वाले लोगों के फलाह बहबूद का काम कर रहा है, उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं, जहां तक इंतजामात का ताल्लुक है, तो मुल्तान में जैसे मैंने अर्ज किया आपको हजारों जलूस निकलते हैं। तो जो वो जलूस जिन इंतजामात के मुतकाजी हैं, यानी जो इंतजामात उनके लिए होने चाहिए, वो कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से वो जो है नहीं होते इंतजामात जी। उनमें अब जो है, अब तक यकम रबीउल अव्वल से आज 5 रबीउल अव्वल है, हमारे तकरीबन 12 जलूस जो हैं वो इस वक्त तक निकल चुके हैं। सही। इन 12 जलूसों में जो हमने देखा कि सिर्फ एक इदारा, जिसको हम कहते हैं MWMC, यानी कि जो सफाई करता है, वो सिर्फ मुतहर्रिक नजर आया है। उसके अलावा तमाम अदारे जो हैं वो अभी तक कोई इंतजामी हवाले से एक्टिव नजर नहीं आ रहे। सही। उसकी वजह यह है, मैं समझता हूं कि मुल्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटर के चीफ होते हैं वो होते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब। मुल्तान में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं है, उनका ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह नए अपॉइंट नहीं हुए। इस वजह से कोई इदारा भी मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहा। हालांकि हमारी तमाम महकमों के लोगों से, तमाम चीफ से हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उनको हमने अपने मसाइल से आगाह किया है। हमारे जो मेजर मसाइल हैं इस वक्त वो क्या हैं, मैं आपसे अर्ज कर दूं। आज 5 रबीउल अव्वल है, हमारी एक मरकजी रैली है जो नवाबपुर रोड नवा भट्टा से निकलती है और गुलगश्त जाती है। सही। वो नवाबपुर रोड जो है वो पिछले 4 साल से टूटा हुआ है। हाँ, ठीक है। और वो 4 साल से हम उसी टूटे हुए जलूस से उस शाकान रसूल गुजरते हैं। सही। ठीक है। हमने इनसे ये कहा था कि सिर्फ आप उसको ब्लेड लगवाकर आप इसके ऊपर छिड़काव ही करवा दें, तो छिड़काव तो मुझे MWMC वालों ने सुबह बताया कि ये हो जाएगी, लेकिन वो ब्लेड वाला सिलसिला कोई नहीं है। अच्छा, जहां तक सिक्योरिटी के, इसी तरह दूसरा मेजर मसला हमारा शेरशाह रोड पर 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे 8 जलूस हैं, जिसमें एक मरकजी जलूस है जिसमें मुख्तलिफ 20 जलूस आके उसमें शामिल होंगे। शेरशाह रोड पर इस वक्त नादराबाद फाटक और जो कच्चा फाटक है वहां से एक पुल ज़ेर तामीर है। जलूस का जो गुजरगाह है वो बिल्कुल टूटी हुई है और एक मतलब है पहाड़ियों की शक्ल पेश कर रही है। तो वहां पर भी हमने अर्ज किया है। बहरहाल वहां तो हमें हाईवे वालों से हमारा राब्ता हुआ, वो कह रहे हैं कि जी हम कर देंगे जलूस से पहले। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसके बाद जो सबसे अहम चीज आ जाती है वो आ जाती है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के मसाइल ये हैं
कि माशाल्लाह हमारे जो सीपीओ साहब हैं वो बड़े एक्टिव हैं। एसएसपी ऑपरेशन ने कल हमारे से मीटिंग ली है एक, और उसमें उन्होंने तफसीलन हमें कहा कि जी सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन होता यूँ है कि जो 12 जुलूस प्रीवियस गुजर चुके, उन जुलूसों में सूरत हाल यह है कि जो ड्यूटी आई है वो अपनी ड्यूटी नहीं करते। यानी वो कहते हैं कि ये पुरअमन लोग हैं, इन्होंने क्या इसमें मतलब है, इनके मामलात हैं। अगर 40 लोगों की ड्यूटी लगी होती है तो जुलूस के ऊपर सिर्फ 8 लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट रही है, कल एसएसपी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट यही रही है कि मेहरबानी करें कि आप इनको कहें कि जी कम से कम आप अपनी जो ड्यूटियां हैं वो मुकम्मल करें। अच्छा, इससे एक और बड़ा अहम मसला मैं आपसे अर्ज करूं, मिलादुन नबी के जुलूसों के हवाले से। ट्रैफिक का जो है ना जी, वो जिस रूट पर रवा दवा होता है उसी जुलूस पर सामने से ट्रैफिक आ रही होती है। देखें, हमारे नबी मोहतरम हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के दावे से पहले भी उनकी जिंदगी हयात तैयबा में किसी को उनकी जात से तकलीफ नहीं पहुंची। हम इन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और तकरीबात के जरिए नौजवान नस्ल तक उनका उसवाए हसना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सीरत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब उनकी सीरत में तो ये शामिल है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अब हम ये करते हैं कि मिलादुन नबी का जो जितने भी जुलूस होते हैं वो जुलूस के रोड के एक रो पे होते हैं, दूसरी रो हम खाली छोड़ देते हैं ताकि ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। ठीक है, लेकिन होता यूं है कि ये जो ट्रैफिक वाले जो हैं इनकी ड्यूटियां लगी होती हैं, लेकिन ये डाइवर्शन नहीं लगाते उसके ऊपर। ठीक है, यानी अगर ये सामने से आने वाली ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दें किसी और जगह पर तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये क्या करते हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, ये डाइवर्शन लगाते नहीं है। सामने वाली ट्रैफिक और इधर से आने वाली ट्रैफिक दोनों आपस में एक जगह आकर रुक जाती हैं, और उसकी वजह से न सिर्फ शुरकाए जलूस को जो शाकान रसूल बावजू होकर सलातो सलाम पढ़ते हुए उस जलूस में शामिल होते हैं उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनके साथ साथ जो पब्लिक होती है, जो अवाम होते हैं, कोई बाज़ औक़ात मजबूरी में इंसान जा रहा होता है उस ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ये हमेशा हम देखते हैं, मतलब प्लानिंग्स कभी भी उस तरीके से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, ताकि आप दूसरों के लिए भी आसानियां करें और आपके लिए खुद के लिए भी आसानी हो। अच्छा, फिर ये होता है कि हम जब ये देखते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल तो हमारे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं आए दिन, क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स का भी बहुत ज्यादा मसला है। फिर उसी रोड से आपके इस तरह जुलूस वगैरह भी निकलवाना, और फिर जो ट्रैफिक वार्डन होते हैं स्पेशली, मैं अक्सर औकात देखती हूँ, सम टाइम तो ये होता है कि वो खड़े होकर बस साइड पे तमाशा ही देख रहे होते हैं। जब एन मौके पे बहुत चीजें जब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तब जाके कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, और उस टाइम फिर ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कि कभी भी उस तरीके से प्लानिंग्स की ही नहीं जाती। अच्छा, अब देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, कॉरपोरेशन पैच वर्क पूरा मुल्तान आप देखें कि खंडर की शक्ल पेश कर रहा है, हर सड़क टूटी हुई है। अच्छा, जुलूसों के रूट पर हमने सिर्फ इतनी अर्ज किया है कि मेहरबानी करके पैच वर्क कर दें, तो वो पैच वर्क का कोई अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ। इसी तरह जो रात के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए स्ट्रीट लाइट्स के लिए कहा, लेकिन आप कहते हैं एक तरफ तो माहौल दहशतगर्दी का है, हमारे हालात खराब हैं, दूसरी तरफ आप मजहबी तकरीबात को लावारिस छोड़ देते हैं, आप उन पर जो है किसी किस्म का जो है काम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। देखें, उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स का कोई काम नहीं हुआ किसी किस्म का भी रात के प्रोग्रामों के लिए। तो हमारे यहाँ ये जो जुलूस है ना जी, मैंने हजारों तो जुलूस बताए हैं आपको, जबकि मिलादुन नबी की जो महाफिल होती हैं वो हर घर में हो रही हैं, ऐसी है, और हर मोहल्ले में हो रही हैं। आप देखें कि खवातीन की, मर्दों की प्रोग्राम्स हो रहे हैं रात दिन, लेकिन कोई उसके लिए मतलब है, आप देखें कि नवासा एक्टिव नजर आ रहा है, गलियों में गंदे पानी खड़े हुए हैं, ना ही जनाब अली कॉरपोरेशन एक्टिव नजर आ रहा है कि अंधेरे में डूबी हुई हैं गलियां के बीच, जहां पर रात को मिलाद की महफिल है, कम से कम रोशनी ही वहां पर कर दी जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं। इदारों की तरफ से सिर्फ एक इदारा MWMC, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। हाँ जी, सही हो गया। इसके साथ ही एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, तो भी जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी जुलूस, जो बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे वो कहाँ से निकाले जाएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। गुजारिश ये है कि मुल्तान में मैंने आपसे अर्ज किया कि बड़े कदीमी जुलूस भी हैं, तो एक जुलूस है जो यहाँ से 95 साल से, यानी पाकिस्तान बनने से पहले निकल रहा है। अच्छा। और वो जुलूस है अंजुमन इस्लामिया का। उसकी बुनियाद जो है गिलानी ख़ानदान ने रखी थी, और आज भी वो तनवीर गिलानी साहब उनके सदर हैं, और वो
शौकत हुसैन किंडरगार्टन स्कूल से निकलता है सुबह 10 बजे 12 रबीउल अव्वल के दिन। सही। और उसमें मुल्तान शहर से मजीद सैकड़ों जुलूस आके शामिल होते हैं। अच्छा, एक दूसरा बड़ा जुलूस जो है वो खानकाह हामदिया से निकलता है, जो हज़रत मौलाना हामिद अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू किया था, और वो 52वां सालाना जुलूस होगा इस साल। और उसकी जो क़यादत है वो हज़रत कारी नासिर मियाँ साहब करते हैं, और उसमें भी सैकड़ों जुलूस आके शामिल होते हैं। यानी जो एक्चुअल तादाद है 102 जुलूस उसमें आकर शामिल होते हैं, और वो मुल्तान शहर का सबसे बड़ा जुलूस है, और 2 घंटे तक हुसैना गाही से मुसलसल गुजरता रहता है। और जो है तीसरा जो बड़ा जुलूस है वो है दावत इस्लामी का, वो नवा शहर चौक से शाम को बाद नमाज असर निकलता है, और मुल्तान शहर में सबसे बड़ा रूट उसी जुलूस का होता है। और शाम के जुलूसों में जनूबी पंजाब की वो सबसे बड़ा जुलूस होता है जी। इसके बाद जो चौथा बड़ा जुलूस है वो है कारवान मुस्तफ़ा के नाम से। वो न्यू मुल्तान से जामिया अनवारुल उलूम से निकलता है, और उसकी क़यादत जो है वो अरशद सईद काज़मी साहब करते हैं। सही। और वो फिर इसी तरह वहाँ से निकलने के बाद गुलशन मार्केट से होता हुआ खानेवाल रोड से ईदगाह पर आकर इख्तिताम पसीर होता है। सही। अच्छा, इसी तरह फिर एक बहुत बड़ा जुलूस है, 5वां बड़ा जुलूस जिसे हम कह सकते हैं कि वो चादर वाली सरकार जो हैं वो सानी साहब की ज़ेरे क़यादत निकलता है, और वो बोर्ड गेट से स्टार्ट होता है, और वो फिर इसी तरह शहर का चक्कर लगाते हुए पीर वली मोहम्मद शाह साहब के दरबार पर जाकर इख्तिताम पसीर होता है। और इसी तरह छठा जो बड़ा जुलूस है वो दिल्ली गेट अंदर से जो है वो निकलता है, और उसकी क़यादत जो है सैयद अली हुसैन शाह साहब करते हैं, और वो भी इसी तरह पूरा शहर का चक्कर लगाते हुए इख्तिताम पजीर होता है। तो ये जो एक कैटेगरी के जुलूस हैं जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो तादाद होती है शुराका की वो हजारों के हिसाब से होती है। ना कहा जाए मामूली बात है कि एक एक जुलूस के अंदर 15-15, 20-20 हजार लोग एक वक्त में शामिल होते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है इतने बड़े जुलूस निकलते हैं, फिर सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये जितने भी एक कैटेगरी के जुलूस हैं इन पर सैकड़ों लोगों की ड्यूटी लगी होती है। सही। यानी 100 लोगों की ड्यूटी हो रही होती है ना जी, और बाकायदा तय किया हुआ होता है कि मोड्स पर आपने बैरियर्स लगाने हैं, आपने गलियां बंद करनी है, आपने ये करना है। लेकिन हमारे ना जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो रिलैक्स होते हैं। वो कहते हैं कि तो मिलाद का काम है, हर गली से लोग निकल रहे हैं, हर मोहल्ले से लोग निकल रहे हैं, अपने बच्चों को खूबसूरत लिबास पहनाकर सजा कर वो निकल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी रिलैक्स होते हैं, वो ना बिल्कुल नहीं किसी चीज को तवज्जो देते, वो किसी को नहीं रोक रहे होते। अच्छा, चलें पीछे से ना रोकें, मामलात एक अलहदा हैं, लेकिन वो तो सामने से आने वाली ट्रैफिक को भी नहीं रोकते। और जब सामने से आने वाली ट्रैफिक को नहीं रोकते तो वो आके जो है ना जुलूस के रुकावट हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है। अच्छा, इन जुलूसों की ना मैं आपको एक खास बात मुल्तान की बताना चाहता हूँ, जो आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। वो ये है कि इन जुलूसों में आपको बावर्दी बच्चे और बच्चियां मिलेंगी जिन्होंने खूबसूरत लिबास पहने होते हैं, अरबी लिबास पहने होते हैं, पुराने बादशाही लिबास पहने होते हैं, मुसल्लफ वाज की यूनिफॉर्म ज़ेब तन की होती हैं, और वो इस लिहाज से 2 तरीके से खिराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं। एक तो अपनी मुसल्लफ वाज को खिराज तहसीन पेश कर रहे होते हैं वो यूनिफॉर्म अपने ज़ेब तन करके, और दूसरे नंबर पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि नबी मोहतशम ये सब तुम्हारे गुलाम हैं, सब तुम्हारे जो है आपकी आमद की खुशी के अंदर ताबेदारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ बड़े खूबसूरत फ्लोट्स बनाए हुए होते हैं। देखें, आप जितने भी आपको इवेंट्स नजर आएंगे या तो आपको सरकारी इदारे या सरकारी सतह पर जो है फ्लोट्स का सिस्टम नजर आएगा, या फिर स्कूलों में फ्लोट्स का सिस्टम नजर आएगा आपको। लेकिन प्राइवेटली अगर आपको फ्लॉट्स का सिस्टम अगर नजर आएगा तो वो सिर्फ ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में होता है और मुल्तान शरीफ में होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। सही। ठीक है। तो ये एक खास मुल्तान को इस हवाले से अहमियत हासिल है जी। अच्छा, जाहिर सी बात है फिर चिरागा भी किया जाता है, फिर महफिलों का जिस तरह हम कह रहे हैं कि नात खानी का जो है वो भी सिलसिला जारी और सारी रहता है, और पूरा महीना जैसे घरों में स्पेशली हम चिरागा करते हैं और एक खुशी होती है, एक मोहब्बत होती है, अकीदत का इजहार कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल में ये जरूरी भी है, साथ साथ अमन का पैगाम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि क्योंकि शर पसंद नासे भी काफी इसमें जो है इस तरह के जब इवेंट्स हों
तो वो कुछ ना कुछ कहते हैं ना मुतहरिक हो जाते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे जो है वो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से भी जो है आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपसे अर्ज करूं, जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि हम लोग एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हुए थे कराची निश्तर पार्क में, और हमारी पूरी स्टेज उड़ा दी गई थी, जिसमें एक ही वक्त में सैकड़ों लोग, जो अहले सुन्नत की क़यादत थी, वो पूरी की पूरी जो है शहीद हो गई थी। अच्छा, इस तरह की दहशतगर्दियां अब भी जो है वो आप देख रहे हैं कि कोयटा और पेशावर में स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह के हालात तो हैं कि भी हम उस चीज़ से मुतनब्बे रहें। लेकिन गुजारिश यूँ है, जहां तक आपने चिरागा की बात की, प्राइवेटली हर इमारत सजी होती है, सरकारी सतह पर हर इमारत को ऑर्डर कर दिए गए हैं कि सरकारी जितने भी ऑफिस होंगे उस पर चिरागा होगी। उसके अलावा प्रोग्राम महफिल नातों के, महफिल समा के, जुलूसों के, ये सारे पूरा साल, मतलब सॉरी पूरा महीना, यकम रबीउल अव्वल से 30 रबीउल अव्वल तक मुसलसल जारी हैं। एक दिन में सैकड़ों सैकड़ों के हिसाब से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर मुतकाजी तो यही है कि जी हर आप प्रोग्राम को सिक्योरिटी फराहम करें, लेकिन हमारे साथ हुआ यह है कि अहले सुन्नत के लोगों ने इन चीज़ों पर कभी तवज्जो नहीं दी। आज भी जहां पर देखें तो अहले सुन्नत के जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन पर जो है ना वो उन्होंने कभी इजाज़तनामा नहीं बनवाया। इजाज़तनामे का बड़ा लंबा प्रोसीजर है, बहुत सख्त हालात हैं। अगर आप किसी एक प्रोग्राम की अपने घर पे महफिल मिलाद रख लें, आप उसका इजाज़तनामा लेने चले जाएं तो आपको 15 दिन भी महकमों के चक्कर लगाने के बाद इजाज़तनामा नहीं मिलता। इसलिए मिलाद वालों ने तवज्जो ही नहीं दी इन चीज़ों की तरफ कि भाई कौन चक्कर लगाए। अच्छा, अब वो जनाब महफिल कर लेता है बगैर उसके, तो सिक्योरिटी वाले तो कह देते हैं इदारे कि जी इन्होंने तो हमें इजाजत ही नहीं ली, हमें एतमाद में नहीं लिया, हम यहाँ पर अगर कोई मिसहैप हो जाए तो हम तो जिम्मेदार ही नहीं बनते। लेकिन इंतजामिया वाले दूसरी तरफ उनको ऑन रजिस्टर करने के लिए भी तैयार नहीं है। सही, ठीक है ना जी। तो बात यह है कि चिरागा भी माशाल्लाह है, लेकिन उस रात एक जो बड़ी, मैं आपसे आपके चैनल की वसादत से बात करना चाहता हूँ, जो बहुत ज्यादा, देखिए मिलाद मनाने वाले जो लोग हैं वो गैर शरई काम नहीं कर रहे। मिलाद मनाने वाले लोग किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते। मिलाद मनाने वाले लोग जो है वो दहशतगर्दी के जो आपने बताए हैं वो उन चीजों से भी बेचारे आ रही हैं, उन चीजों पर तवज्जो ही नहीं है उनकी। लेकिन हमारे अपने जो हैं बड़े जो जुलूस हैं ना जी, उनमें तमाम वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं जिनको इन चीजों की खास तरबियत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी इदारे अहम होते हैं। अब होता ही है कि जी कि वो जो सारे मामलात हैं, अब हमारे बच्चे सुबह जुलूस लेके निकले, कुछ लोग घोड़ा सवार घोड़े पे बैठकर, सारे साल उन्होंने घोड़े नहीं चलाए होते, वो किराए पे लेके और वो घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे राहगीर भी कुचले जाते हैं उन घोड़ों से, और बहुत सारे बच्चे भी कुचले जाते हैं। हमने इंतजामिया से दरख्वास्त किया है कि 144 लगाएं कि घोड़ों पर पाबंदी होनी चाहिए ये दौड़ाने पर। दूसरे नंबर पे कुछ लोग जो नबी मोहतशम आए बुत शिकन बनकर, जिन्होंने बुत तोड़ दिए, आज हमारे लोग कुछ मिलाद के नाम पर अपने चेहरों को रंग के और बच्चे बाहर आ जाते हैं और खवातीन को गली मोहल्ले से साइड से निकल के डराने की कोशिश करते हैं। अब वो बुतों की शक्ल पेश कर रहे होते हैं अपने मुंह पे रंग बरंगे लगाकर। तो मेरे नबी मोहतशम ने तो इस चीज को खत्म किया है, हम उनकी उस चीज को मिलाद के नाम पर आम कर रहे हैं, हरगिज नहीं होने चाहिए। नंबर 3, बड़े बड़े डेक लगा लिए जाते हैं चौकों पर, स्टेजेस बना लिए जाती हैं और उन स्टेजों पर नात खानी या कवाली नहीं चल रही होती, वहां पे बड़े इंडियन गाने लगाकर और वो जनाब पूरे माहौल को खराब कर दिया जाता है। मतलब आइए इस तरह की जो एक्टिविटीज है उनसे परहेज करना चाहिए, मिलाद का कुछ तल्लक नहीं है, बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए मिलाद के नाम पर। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और इस हवाले से काफी आपने बातें भी शेयर करी, आपका बहुत शुक्रिया।